Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। आज का है उसका लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हमें देखना है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो क्या है, उसके बाद देखना है डार्विनिज़्म, उसके साथ उसके डार्विन के जो ऑब्जेक्टिव थे उसके ड्रॉबैक्स भी देखने हैं हमें, और उसके साथ ही हमें देखना है म्यूटेशन थ्योरी। तो आज का एक बड़ा लेक्चर है, ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हमें कवर करने। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, 12th बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं ओरिजिन इवोल्यूशन। यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड आया है, ग्रीक नहीं एक्चुअली लैटिन वर्ड है ये इवोल्यूशन। ई का मीनिंग होता है वहाँ पे फ्रॉम, और वॉल्वर का मीनिंग होता है टू रोल। तो ये एक लैटिन वर्ड है इवोल्यूशन। इट मीन्स दैट द एक्ट ऑफ अनरोलिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ नेचर। मतलब जो नेचर है उसे अनफोल्ड भी नहीं करना है, अनरोल भी नहीं करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बट इट ब्रिंग अबाउट ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन क्या हो रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहे हैं चेंजेस। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कैसे थे जब शुरू में थे ह्यूमंस, तो हम जैसे मंकी जैसे थे, धीरे धीरे जो चेंजेस हुए हमारे बॉडी में उसे हम क्या कहेंगे इवोल्यूशन। दी चेंजेस रिजल्ट, ये जो ऑर्डरली चेंजेस हो रहे हैं ये रिजल्ट क्या करेंगे, डिसेंडेंट बिकम डिफरेंट फ्रॉम द एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनसे हम क्या हो रहे हैं एग्जैक्टली डिफरेंट दिख रहे हैं अभी। लेकिन ये चेंजेस कैसे हुए, ऑर्डरली चेंजेस हुए और स्लो चेंजेस हुए, इसे ही क्या कहा जाएगा और इवोल्यूशन कहा जाएगा। हमें ऑर्गेनिक और इवोल्यूशन देखना है, लेकिन उससे पहले इवोल्यूशन क्या है कि जो चेंजेस हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हुए थोड़े से जो चेंजेस होते होते बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे क्या कहेंगे इवोल्यूशन कहेंगे। तो चलो देखते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता क्या है। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की डेफिनेशन देखो, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, आपकी एक्सरसाइज में दिया है डिफाइन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंज। जो इवोल्यूशन है वो क्या है, चेंजेस है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन ये चेंजेस कैसे होंगे, स्लो होंगे, ग्रेजुअल होंगे, ये चेंजेस कंटिन्यूस होते रहेंगे। ऐसे नहीं कि आज हो रहे कुछ दिनों के बाद स्टॉप होंगे फिर से होने लगेंगे, नो। एंड इरिवर्सिबल, एक बार आपके बॉडी में चेंज हो गया तो वो प्रोसेस क्या है, रिवर्स नहीं हो सकती। तो ये क्या होंगे, चेंजेस इरिवर्सिबल हो रहे हैं। थ्रू विच द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो हमारी बॉडी अभी कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है, बताती हूँ कैसे। द लाइफ डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले सिंपल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी हमारी, उससे अभी क्या हो रही लाइफ हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। क्यों, क्योंकि उसमें चेंजेस हो रहे हैं कैसे, स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूस एंड इरिवर्सिबल। इसे हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो आप लोगों को पता होगा हम जो ह्यूमंस है उसमें उनमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है। तो पहले हमारी हाइट बहुत ज़्यादा थी, अभी हाइट कमी होने लगी है। ओके, पहले हमारे बॉडी का जो शेप था, मतलब हम 2 पैरों पे चल नहीं सकते थे, धीरे धीरे वो इवोल्यूशन हो गया है। हमारा ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो हमारा ब्रेन जो है दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, अभी कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा डेवलप होते होते जा रहा है। ओके, ज़्यादा डेवलप होते जा रहा है हमारा ब्रेन। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज होती जा रही, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही। ये धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे हैं इसे क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस, इरिवर्सिबल चेंज। चेंजेस हो रहे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कैसे होंगे चेंजेस, धीरे धीरे होंगे। आज हम ऐसे दिख रहे तो कल डायरेक्ट हमारा सेकंड जनरेशन में बहुत सारे वेरिएशन नहीं होंगे। कैसे होंगे, स्लो वेरिएशन आएंगे, ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, उसके बाद कंटिन्यूस होता रहेगा ये चेंज, इरिवर्सिबल होगा। एक बार चेंज हो गया तो वापस हम क्या है पहले जैसे नहीं बन सकते। ये चेंजेस हो रहे इन प्रेजेंट डे, जो आज का डे उसमें ये चेंजेस हो रहे, उसके वजह से जो है हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म। हमारा जो इससे पहले का फॉर्म था तो नेक्स्ट फॉर्म उससे भी क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसे क्या कहेंगे,
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए हमें 3 थ्योरी देखनी है, शॉर्ट में ही देखनी है, हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिटेल नहीं है। पहले आप हमें देखनी है यहाँ पे लैंडमार्क्स थ्योरी, उसके बाद हमें देखनी है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म तो हमें डिटेल में भी देखना है, अभी सिर्फ शॉर्ट में देख लेते। एंड थ्योरी ऑफ द जर्म प्लाज्मा। तो जर्म प्लाज्मा की जो थ्योरी है, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे ऑगस्ट, जिन्होंने दी थी, तो ये तीनों भी हमें देखने हैं। लैंडमार्क थ्योरी शायद आप लोग को 9th या 10th में थी, फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आता है, राइट नोट अबाउट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ये तीनों थ्योरीज क्या होंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इन्वॉल्व होंगे। तो पहले ये यहाँ पे लैंडमार्क्स थ्योरी, ये आप लोग शायद आपको 10th में था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ट्रेट्स आर एक्वायर्ड ड्यू टू इंटरनल फोर्स। तो इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था वो था जिराफ पे था। तो इसके हिसाब से क्या था, यहाँ पे जो हमारे बॉडी में एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स जो होते हैं, हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो एक्वायर्ड क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। ओके। एंड चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे नए नीड्स लगते हैं, नए नीड्स होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स है उनका यूज़ और डिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या था, लैंडमार्क्स थ्योरी था। तो इन शॉर्ट क्या है इनकी थ्योरी, सपोज कोई भी ए क्या है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है और अपने किसी बॉडी पार्ट को वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो वो बॉडी पार्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा इवॉल्व होगा, मतलब उसमें ज़्यादा इवोल्यूशन चेंजेस दिखेंगे। अगर उसने किसी बॉडी पार्ट को यूज़ ही नहीं किया, डिसयूज़ किया, तो वो बॉडी पार्ट क्या है, इवॉल्व ही नहीं होगा, ऐसा इस थ्योरी का मानना था। और इस उनका एक्सपेरिमेंट जिराफ पे था। उन्होंने ये भी कहा था जो आयन होते इसमें, मतलब आयन पे काम करने वाले लोग, वो क्या होते, वो कंटिन्यूस हैमरिंग करते आयन पे, तो उनके शोल्डर क्या हो जाते, उसकी वजह से बहुत ही स्ट्रांग बन जाते। तो ये क्या है, उनके बॉडी का एक यूज़ है। इसकी वजह से क्या है, इंटरनल फोर्स की वजह से ट्रेट क्या होते, एक्वायर होते। और जो एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे, जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो क्यों होते, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की वजह से होती है। लेकिन आगे जाके ये थ्योरी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। जो ऑगस्ट थे साइंटिस्ट, उन्होंने इस थ्योरी को रॉन्ग कर दिया, वो भी हमें देखना है। सेकंड हमें देखना है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म तो हमें डिटेल में भी देखना है, लेकिन यहाँ पे देख लो। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन क्या हो रहा था, जो इवोल्यूशन हो रहे थे वो क्या है, मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब क्या है, चेंजेस है। जैसे फिजिकल अपीयरेंस होगा बॉडी का, इंटरनल बॉडी होंगे, सारे बॉडी के जो सिस्टम होंगे उस पर क्या होंगे, जो चेंजेस हो रहे, जो मॉडिफिकेशन हो रहे, वो मॉडिफिकेशन हो कैसे होंगे, डिसेंट होंगे, मतलब धीरे धीरे होंगे। मतलब सपोज कोई ए स्पेसीज था, वो धीरे धीरे बी स्पेसीज में कन्वर्ट हो गया, और बी स्पेसीज जो था धीरे धीरे क्या हो गया, सी में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे उनमें क्या हो रहे, मॉडिफिकेशन हो रहे। तो सेवरल जनरेशन मतलब आफ्टर सम जनरेशन, यहाँ से सपोज डी भी बन गया, तो कुछ जनरेशन के बाद यहाँ पे क्या है, एक नया स्पेसीज बन जाएगा। ये जो हो रहे डिसेंट मॉडिफिकेशन, ये क्या था, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था। ऐसा किसका कहना था, जो चार्ल्स डार्विन थे उनका कहना था। उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो तो हमें डिटेल में देखना है, डार्विनिज्म क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। थर्ड जो थे साइंटिस्ट, वो थे, उनका नाम था, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ऑगस्ट विस्मैन नाम था उनका। तो उसके बाद आए, यह इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्मा। एक यहाँ पे जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ऑगस्ट वेंसमन, जिन्होंने जो लैंडमार्क की थ्योरी थी उसे क्या कर दिया, पूरी तरह से रॉन्ग कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, उनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ही कट द टेल्स ऑफ मेनी रैट। रैट लिए उन्होंने और रैट की क्या कर दी, टेल कट कर दी। क्यों, क्योंकि लैंडमार्क का कहना क्या था कि अगर कोई एनिमल अपना कोई बॉडी पार्ट इसका ज़्यादा यूज़ करता है या किसी बॉडी पार्ट का यूज़ नहीं होता है, तो वो बॉडी पार्ट इनहेरिटेड, मतलब जब भी मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन होगा उस बॉडी पार्ट में क्या होते, चेंजेस आते। तो उसे प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ रैट लिए और रैट की जो टेल थी उससे कट कर दिया फॉर द सेवरल जनरेशन, कुछ जनरेशन बनाने के लिए। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ही कुड नॉट फाइंड एनी चेंजेस इन द साइज ऑफ टेल। जो आने वाले जनरेशन थे, चेंजेस कुछ भी नहीं मिले टिल 21 जनरेशन, मतलब ए से बी बना, बी से सी बना, ऐसे 21 जनरेशन तक उन्होंने क्या किया था, रैट के जो टेल थे उनको कट किया था, लेकिन कोई भी यहाँ पे इनके टेल में कोई भी चेंजेस नहीं आए।
तो आपको पता होगा हमारी बॉडी जो है दो टाइप के सेल से बनती है। एक होता है सोमैटिक सेल जो हमारे पूरे बॉडी को बनाता है। सोमैटिक सेल मतलब हमारे आँखें, हमारे आईज़, हमारे मसल्स, हार्ट मसल्स सारे किससे बनते हैं? सोमैटिक सेल से बनते हैं। इसे सोमैटोप्लाज्मा भी कहा जाता है। ओके। और दूसरे सेल होते हैं जर्म सेल जो होते हैं। जर्म सेल से हमारे क्या बनते हैं? जर्म सेल से हम फीमेल में बनते हैं एग्स और मेल्स में बनते हैं स्पर्म्स। मतलब जो भी गैमेट्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो जनरेशन में यूज़ होते हैं, जो क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन करके बेबी बनाएंगे, वो किससे बनते हैं? जर्म सेल से बनते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी सोमैटिक सेल से बनती है और हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं, उसे सेक्स सेल भी कह सकते हो, गैमेट जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? जर्म सेल होते हैं। ये तो हम 11th में पढ़ चुके सोमैटिक सेल। तो इन्होंने उसमें से क्या कंक्लूजन निकाला? ही कंक्लूडेड दैट वेरिएशन प्रोड्यूस इन सोमैटिक सेल। इन्होंने उसकी टेल कट की थी तो बॉडी का एक पार्ट कट किया था, तो वो क्या थे? सोमैटिक सेल थे। तो वेरिएशन प्रोड्यूस इन सोमैटिक सेल, जिसे सोमैटोप्लाज्मा कहा जाता था, आर नॉट इनहेरिटेड व्हाइल द वेरिएशन प्रोड्यूस। तो ये इनहेरिटेड नहीं होते, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसमिट नहीं होते। अगर सोमैटिक सेल में चेंजेस होते तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, वेरिएशंस का इनहेरिटेंस नहीं होगा। लेकिन जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल मतलब जिसे जर्म प्लाज्मा भी कहा जाता है, जैसे मैंने बताया कि गैमेट बनते हैं उससे, आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। वो क्या होंगे? नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे? इनहेरिटेड होंगे। और इसी थ्योरी को क्या कहा जाता है? इस थ्योरी को कहा जाता है जर्म प्लाज्मा थ्योरी, जिसे ऑगस्ट ने क्या किया था? प्रपोज किया था। और यहाँ पे इन्होंने इसी थ्योरी के बेस पे जो लैंडमार्क की थ्योरी थी उसे पूरी तरह से रॉन्ग कर दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने रैट के टेल कट किए और उनके क्या किए? जनरेशन टू जनरेशन देखा, टिल 21 जनरेशन उन्हें कोई भी चेंज नहीं दिखा। मतलब आने वाले जो बेबीज़ थे रैट के, उनके में टेल प्रेजेंट थी, पेरेंट्स में नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स की इन्होंने कट कर दी थी। लेकिन 21 जनरेशन तक रैट के जो टेल थे उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। इससे उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि जो वेरिएशंस होते हैं प्रोड्यूस इन द सोमैटिक सेल आर नॉट इनहेरिटेड। जो सोमैटिक सेल में चेंजेस होंगे वो इनहेरिटेड नहीं होंगे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होंगे। वेरिएशन प्रोड्यूस इन जर्म सेल आर इनहेरिटेड। अगर आपके जर्म सेल में कोई वेरिएशंस आते तो वो क्या होंगे? इनहेरिटेड होंगे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे? ट्रांसमिट होंगे। और इसे ही कहा जाता है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्मा। तो चलो अभी हमें डार्विनिज्म को डिटेल में देखना है, उनकी जो पॉस्टुलेट्स है उसे भी डिटेल में देखना है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं डार्विनिज्म। बिफोर डार्विनिज्म सेवरल थ्योरीज वेयर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जैसे कि लैंडमार्क्स थ्योरी थी 1809 में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, पब्लिश की थी थ्योरी, जो ऑर्गेनिक कैरेक्टर्स ओरिजिन ऑफ द एक्वायर कैरेक्टर्स विच वॉज रूल्ड आउट, उसे ऑगस्ट ने क्या कर दिया था? रॉन्ग कर दिया था। ओके। डार्विनिज्म, ये बहुत ही बड़े बायोलॉजिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, तो उनका जो थ्योरी था उसे डार्विनिज्म कहा जाता है। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, इसे ये कहा जाता है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर जो सिलेक्ट करता है उन्हीं स्पेसीज में क्या होंगे? चेंजेस होंगे, इनको ये कहना था। तो जो चार्ल्स डार्विन्स थे एक ट्रैवलर थे, वो क्या करते थे? वर्ल्ड टूर्स करते थे। तो उनका जो टाइम स्पैन यहाँ पे मैंने जो लिखा है 27 दिसंबर 1831 से लेकर अक्टूबर 1836 तक उन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करके वापस इंग्लैंड आ गए। एक्चुअल इंग्लैंड के थे। बेस्ड ऑन हिज कलेक्शन ऑफ द लिविंग एंड फॉसिल मटेरियल ही पब्लिश बुक। इतने 5 सालों में उन्होंने जो ट्रैवल किया, अलग अलग उन्होंने क्या किए थे वहाँ पे? लिविंग के जो थे कलेक्ट किए थे, उसके बाद फॉसिल मटेरियल उन्होंने क्या किया था? कलेक्ट किया था, क्योंकि उनको उस पर क्या करना था? रिसर्च करना था। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। तो ये उनका बुक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो उन्होंने 5 साल जर्नी की थी, वहाँ से जो कलेक्शन किया था मटेरियल का, उस पर एनालिसिस करके उन्होंने अपना बुक पब्लिश किया इन 1859। बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन।
उस बुक के लिए वो इन्फ्लुएंस थे बाय द सी लेल नाम के जो साइंटिस्ट थे, हु पॉइंट आउट दैट नेचुरल फोर्सेस दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट आर सम एज दोज एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट। तो नेचुरल सोर्सेज जो थे, जो पास्ट में प्रेजेंट थे, वो क्या करते हैं यहाँ पे, नेचुरल फोर्सेस वो क्या करते हैं, आने वाले जो स्पीसीज होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इससे थोड़ा सा उन्होंने क्या किया था, ध्यान में रखा था ड्यूरिंग द बुक। डार्विन ऑब्जर्व दैट नेचुरल फोर्सेस रिजल्ट इन द चेंजेस इन अर्थ क्रस्ट अलोंग साउथ अमेरिका। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उनकी जर्नी में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो नेचुरल फोर्सेस थे, जो क्या ऑब्ज़र्व किया, नेचुरल जो फोर्सेस थे वो क्या हो रहे, चेंज हो रहे अर्थ क्रस्ट में अलोंग द साउथ अमेरिका। ही ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ द स्ट्रैंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स, जनरली उन्होंने आइसलैंड यूज़ किए, आइसलैंड किए थे, जो इनकी जर्नी थी आइसलैंड पे की थी उन्होंने। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी को क्या किया था, एनिमल के और प्लांट को ऑब्ज़र्व किया था आइसलैंड के, और इस वेरिएशन को उन्होंने टॉर्टोइज से लेकर बहुत सारे एनिमल्स को क्या किया था, ऑब्ज़र्व किया था। और सिमिलर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो मेड बाय द वोलेक। वैसे ही जो ऑब्जर्वेशंस थे वो होलेक को भी मिले थे। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द मैथ्यूज़। एक मैथ्यूज़ थे, इकोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, वो उनसे भी ये थोड़े से क्या थे, प्रभावित थे। हु वर्क ऑन ह्यूमन, जो पॉपुलेशन था, जो मेंशनिंग द रिप्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन इन द ग्रेटर दैन अदर। तो जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में, वो अदर ऑर्गेनिज्म, अदर स्पेसीज से क्या होता है, ज़्यादा पोटेंशियल वाला होता है, ऐसा इनका कहना था मैथ्यू का। इससे भी थोड़े से डार्विन क्या थे, प्रभावित थे। दिस रिजल्ट्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इस स्ट्रेंथ की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द फूड सप्लाई, लेकिन फूड सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा था। दिस इंक्रीज इन द लीड ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्पेसीज। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन क्या है, फूड सप्लाई बढ़ नहीं रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉम्पिटिशन और स्ट्रगल क्या होगा, लाइफ के लिए होगा इन ह्यूमंस। He also influenced by the plant animal breeders who by use the artificial selection alter and characterize the cultivated plants and the domestic animal। मतलब इन्होंने सबके बारे में सोचा, मतलब आइसलैंड के बारे में सोचा उन्होंने। बहुत सारे फॉसिल भी क्या सैंपल कलेक्ट किए थे, जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे, ह्यूमंस बींग्स थे, बहुत सारे थेरी पे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। बहुत सालों तक उन्होंने जर्नी की थी 31 से 36 तक, और उनका बुक पब्लिश हुआ था इन 1859। मतलब उन्होंने बहुत सालों तक इस पे क्या किया, अच्छे से रिसर्च किया, और उन्होंने ये 5 पॉस्टुलेट दिए अपने पूरे रिसर्च से। तो आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पॉस्टुलेट पे आता है कि व्हाट आर द 5 मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म, एक्सप्लेन इन डिटेल। कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। तो चलो देखते हैं कौन से उनके 5 पॉस्टुलेट हमें डिटेल में देखने। पहला हमें देखना है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मतलब जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन। इसे प्रोडिगोलिटी भी कहेंगे नेचर। जब रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो क्या होगा, स्ट्रगल अप फॉर द एग्जिस्टेंस। तो फूड सप्लाई कम हो जाता है, रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है, तब क्या होने लगता है, स्ट्रगल हो जाता है एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के लिए। फिर आते ऑर्गेनिक वेरिएशंस, उसके बाद आता है नेचुरल सिलेक्शन, और लास्ट में होगा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। इसे स्पेसिएशन भी कहा जाता है। तो ये 1 बाय 1 जो पॉस्टुलेट्स थे 5 डार्विनिज्म के, इन पॉस्टुलेट को हमें डिटेल में देखना है 1 बाय 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमें देखना है ओवर प्रोडक्शन, या इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर। कभी देखते हम एक एक पॉस्टुलेट को अच्छे से। पहला पॉस्टुलेट है ओवर प्रोडक्शन, या फिर इसे प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर भी कहा जाता है। प्रोडिगैलिटी का मतलब होता है यहाँ पे क्या होना, ज़्यादा यूज़ होना, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आना। ओके, तो अब अगर आप लोगों को पता होगा कि ओवर पॉपुलेशन की, ओवर प्रोडक्शन की बात करें हम, तो जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन फीमेल जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने
प्रोजेनी को मतलब कितने बेबीज़ को प्रोड्यूस कर सकती है, 2 या 3। ओके, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे प्लांट और एनिमल है इस दुनिया में जो क्या करते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा क्या करते हैं एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को स्नेक का पता होगा, जो स्नेक्स होते हैं तो ये स्नेक्स एक टाइम पे क्या करते हैं 3 से 4 और कभी कभी 5-6 भी क्या करते हैं एग्स ले करते। जो स्कॉर्पियोज होते हैं स्कॉर्पियो का भी वैसे ही एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्स क्या करते हैं ले करते, मतलब इनका क्या होगा रिप्रोडक्शन का रेट क्या होता है, हायर होता है, मतलब ये अपने जैसा जो प्रोडक्शन करते हैं वो ज़्यादा होता है। आपको पता होगा कि जो सैलेमन नाम का जो फिश है एक टाइम पे 28 लाख क्या करेगा एग्स को ले करता है वो इन अ सिंगल सीजन। एक सीजन में 28 लाख इतने एग्स को क्या करेगा वो लेज करता है। तो इस ऐसे जो स्पेसीज है वो स्पेसीज कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो ओवर प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला डार्विन का जो था पोस्टुलेट था ओवर प्रोडक्शन। तो ऐसे स्पेसीज क्या करेंगे कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते जिनका प्रोडक्शन का रेट क्या होगा बहुत ही ज़्यादा हाइयर होगा। अभी ये जो सैल्मन फिश मैंने जो बताया आपको वो क्या होगा कितने भी सालों तक क्या है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, ये ओवर रिप्रोडक्शन हो रहा है इनका इसकी वजह से। तो इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इसकी वजह से मोर प्रोजेनी मतलब क्या होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्या होंगे ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे इन ज्योमेट्रिक रेशियो। ज्योमेट्रिक रेशियो मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं 2 + 2 कितना होता है 4, फिर उसमें 2 ऐड करें 6, ऐसे नहीं है। 2 स्क्वायर क्या होगा यहाँ का 4, फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 में से अभी 32 नहीं बनेंगे, 16 का स्क्वायर होगा। ये जो होता है ज्योमेट्रिकल रेशियो। ऐसे रेशियो में जब प्रोजेनी इंक्रीज होती है उसे क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल रेशियो में इंक्रीज उसे क्या कहा जाता है परपेचुएशन। तो परपेचुएशन स्पेसिस मतलब वो स्पेसिस को कभी ख़त्म ही नहीं होने देना चाहते, वो क्या हो करना चाहते हैं उस स्पेसिस को बार बार क्या करना चाहते हैं वैसा स्पेसिस बनाते हैं ताकि वो जल्दी से ख़त्म ना हो, इसे कहेंगे ओवर प्रोडक्शन। तो क्या होगा ओवर प्रोडक्शन में, इट इज़ नेचुरल टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी इन ज्योमेट्रिक रेशियो फॉर द परपेचुएशन ऑफ स्पेसीज, वो स्पेसिस खत्म ना हो इसलिए। ही ऑब्जर्व मीन्स डार्विन ऑब्जर्व प्रोजियोलॉजी पोटेंशियल इन मेनी स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्रोजियोलॉजी प्रोडियोलॉजी प्रोडिगैलिटी नेचर क्या होता है, ये नेचर जो होता है इसके हिसाब से ये स्पीसीज क्या करेंगे बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं रिप्रोडक्शन। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि जो सैल्मन फिश होगा वो क्या करेगा एक सीज़न में 28 लाख एग क्या करता है ये प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, इन अ स्पैन ऑफ 750 ईयर्स सिंगल पेयर ऑफ एलिफेंट जो होते हैं 750 ईयर्स में जो सिंगल पेयर होता है एलिफेंट का वो कितने एलिफेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सी हियर 19,000,000 कितना ज़्यादा है देखो, ये कितना है ये करोड़ में कितने तो भी। ओके, तो 750 ईयर क्या होती है एलिफेंट्स की लाइफ हो सकती है। उतने लाइफ स्पैन में एक एलिफेंट का पेयर क्या है इतने एलिफेंट का क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन कर सकते हैं। द साइज ऑफ गिवन स्पेसीज इन गिवन एरिया रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। हर एरिया में जो साइज़ होगी किसकी जो होंगे स्पेसीज उनकी क्या होती है कांस्टेंट होती है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आता है। फ्लक्चुएशन कब आएगा, जब सीजनली क्या होंगे उनमें चेंजेस होंगे। तो सीजनली जब चेंजेस होते हैं तब उनमें क्या होगा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा उनके साइज़ और शेप में, अदरवाइज वो क्या रहते रिमेन सेम रहते। इसे हम क्या इसे डार्विन ने क्या नाम दिया ओवर प्रोडक्शन। सेकंड है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। The tendency over production leads to be struggle for the existence between the members of population for limited supply of food and to overcome adverse environmental conditions or for a space or to escape from the enemies। तो यहाँ पे क्या होगा जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी क्या होगा यहाँ पे लाइफ के लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगा। सपोज आज के दौर में देखो अगर 100 जगह है कहीं पे नौकरी के तो वहाँ पे 1000 या लाख क्या आते एप्लीकेशन आते। तो वो जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल किस लिए है टू गेट दैट जॉब। वैसे ही स्ट्रगल किसके लिए किया जाएगा फूड के लिए। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा लिविंग थिंग्स का उतना उनमें क्या होने लगेगा स्ट्रगल होने लगेगा फॉर द सप्लाई ऑफ फूड। ओके, और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उन एनवायरमेंटल कंडीशन भी क्या होंगे उतने ही रहेंगे। फूड तो उतना ही रहेगा, सिर्फ क्या है खाने वाले जो मुँह है वो बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करेंगे यहाँ पे उनमें स्ट्रगल होगा और उनको
अपने एनिमी से एस्केप करने के लिए, उनसे बचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा साइकिल होता है, फूड साइकिल, आप लोगों को पता होगा। अगर किसी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो किसी का फूड हो सकता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रगल बढ़ेगा वो स्ट्रगल क्या होगा, फूड के लिए होगा। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज होते वो तो उतने ही रहेंगे। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन बढ़ गया तो क्या होगा, फूड के लिए, फूड कम बढ़ जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रगल होगा। तो ये था सेकंड, जो डार्विन थे उनका सेकंड पोस्टुलेट था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। थर्ड था उनका एजम्पशन ऑर्गेनिक वेरिएशंस। वेरिएशन को इन्होंने रेफर किया था, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस इन मॉर्फोलॉजी। जो मॉर्फोलॉजी होगा मतलब बॉडी का बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फिजियोलॉजी उसका फिजिकल हेल्थ कैसी होगी, न्यूट्रिशन वो कैसे किस टाइप का न्यूट्रिशन ले रहा है, हैबिटेट बिहेवियरल पैटर्न उसका हैबिटेट कैसा होगा, बिहेवियर का पैटर्न कैसा होगा, इन सब को क्या है, ये क्या थे, सारे वेरिएशन थे। वेरिएशन मतलब इनमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। जो डार्विन थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इन वेरिएशन को एज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये सारा क्या होगा, इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल होगा। मतलब धीरे धीरे इन्हीं में क्या होने वाले, आगे जाके वेरिएशंस होने वाले, चेंजेस होने वाले इन द ऑर्गेनिज्म। वेरिएशंस वेयर ऑब्जर्व अमंग नंबर ऑफ सेम स्पेसीज इवन इन डिफरेंट स्पेसीज। तो ये वेरिएशंस एक बहुत सारे सेम स्पेसीज में भी दिखाई दे और डिफरेंट स्पेसीज में भी दिखाई दे। कौन से टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा। जैसे पहले हमारी बहुत ज़्यादा हाइट थी, कम हो गई, हमारी जो बॉडी थी, बॉडी पे पूरे बाल थे वो कम हो गए, स्किन का कलर धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज हो गया। फिजियोलॉजी जो फिजिकल हेल्थ थी, पहले हम कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट कर सकते थे, अभी क्या है वो चेंज हो चुका है। न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिएंट है, अभी सारे न्यूट्रिएंट हम क्या है डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पहले हम कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते थे। जो हमारे पहले थे जनरेशन, वो हैबिटेट जो है, और रहन सहन कैसे होगा, बिहेवियर कैसा होगा, ये सारा जो पैटर्न है इन सबको क्या कहा गया, ऑर्गेनिक वेरिएशंस। तो ये वेरिएशंस थे, और जो थे डार्विन, इन्होंने इसे क्या रिकॉग्नाइज किया, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन के दौरान इन्हीं में क्या होने वाले, चेंजेस आएंगे, इन्हीं में वेरिएशंस आएंगे। मे बी सेम स्पेसीज में आ सकते हैं, नंबर ऑफ सेम स्पेसीज और नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। डिफरेंट स्पेसीज में भी क्या आएंगे, वेरिएशन, और सेम स्पेसीज में भी क्या हो सकते, वेरिएशंस आ सकते। फोर्थ वन है नेचुरल सिलेक्शन। जो ऑर्गेनिक वेरिएशन देखे हमने, अभी हमने देखा कि ऑर्गेनिक वेरिएशंस जो आएंगे, ऑर्गेनिक वेरिएशंस में हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, न्यूट्रिशंस होते सकते हैं, हैबिटेट बिहेवियरल जो वेरिएशंस होंगे, ये सारे क्या है, एविडेंस होते हैं किसके लिए, सम ऑर्गेनिजम्स दैट बेटर अडेप्ट टू सर्वाइव द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस दैन द अदर। सपोज मैं यहाँ पे रह रही हूँ, अभी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो क्या है, मेरे लिए फेवरेबल है, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, मेरे ग्रोथ यहाँ पे हुई है, मैं यहाँ पे ही सर्वाइव कर रही हूँ। अगर यहाँ से उठा के मुझे किसी जंगल में डाल दिया जाए या किसी डेजर्ट में डाल दिया जाए जहाँ पे पानी कम होगा, जंगल नहीं डेजर्ट कंसिडर करो, पानी कम है, जहाँ पे खाना कम होगा, ऐसी जगह पे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाए तो क्या कर सकता है, उसके पास दो ऑप्शन होंगे। एक तो क्या करेगा, वो उस कंडीशन को अडेप्ट कर लेगा, मतलब जो है सर्वाइवल, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसे वो अडेप्ट कर सकता है। दूसरा, उस कंडीशन को अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, स्ट्रगल करते फॉर द सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइव के लिए क्या करते, सारे ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करते। तो मेरी बॉडी क्या करने लगेगी, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करेगी, एडाप्टेशन करेगी, अपने आप में चेंजेस लाएगी। कम पानी में रहना पसंद, कम पानी पीना अपने आप हैबिटेट हो जाएगा, कम खाना लेना हैबिटेट हो जाएगा। हॉट कंडीशन में मेरी बॉडी क्या कर सकती है, रेजिस्टेंस कर सकती है। तो ये एडाप्टेशन हो गया किसमें, बॉडी में। तो ये ऑर्गेनिक वेरिएशंस जब आएंगे, दे सर्व एज अ एविडेंस दैट फॉर द सम ऑर्गेनिज्म हैव बेटर एडेप्टेड द जो होगा एडाप्टेशन टू सर्वाइव इन एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट कंडीशन दैन द अदर। जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उससे अगर अदर एनवायरनमेंट में वो चला जाता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन को अडेप्ट कर सकते हैं। ये भी क्या होगा, एक ऑर्गेनिक वेरिएशन का पार्ट होगा।
इन दिस स्ट्रगल, जब उसे स्ट्रगल कर रहा है, करना पड़ रहा है कि उसके एक्चुअल एनवायरनमेंट से वो दूसरे एनवायरनमेंट में जब जाता है तो उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है एग्जिस्टेंस के लिए। द ऑर्गेनिज्म फेवरेबल फॉर द वेरिएशन, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या की बॉडी क्या करती है, फेवरेबल होती है वेरिएशंस के लिए, ऐसे वेरिएशन को जल्दी क्या करती है, अडेप्ट कर लेती है। तो नेचर क्या करता है, ऐसे जो बॉडीज़ होते हैं उनको सिलेक्ट करता है, और जो अनफेवरेबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे, मतलब उनका नामो निशान मिट जाएगा, मतलब वो क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। तो जिनकी बॉडी अडेप्टेशंस को, चेंजेस को क्या करती है, अडेप्ट करती है, वो सर्वाइव कर सकेंगे, और जो अनफेवरेबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पेरिश हो जाएंगे। पेरिश मतलब नाम निकल जाना, क्या नामशेष मिट जाना, मतलब उनका जो होगा जनरेशन वो ख़त्म हो जाना। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन का क्या कहना था यहाँ पे, द प्रिंसिपल बाई विच यूजफुल वेरिएशंस आर प्रिजर्व्ड बाय द नेचर, जो यूजफुल वेरिएशन है, जो नेचर क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, जिनकी बॉडी अडेप्ट करती है उनको नेचर क्या करता है, प्रिजर्व करता है, उन्हें उन्होंने नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर ने क्या किया, इनको सिलेक्ट किया है, क्योंकि उन्हें के बॉडी ने क्या दिखाया, वैसे एडेप्टेशन दिखाया। और जो हर्बर्ट ने और जो स्पेंसर थे, इन दोनों ने इस प्रोसेस को नाम दिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव कर सकता है, बाकी कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। फिट नॉट इन द सेंस ऑफ बॉडी, अगर आप एजुकेटेड है, मतलब आपका ब्रेन फिट है तो आप सर्वाइव कर सकते हो, अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप सर्वाइव कर सकते हो, अगर आप फाइनेंशियली फिट है तो आप सर्वाइव कर सकते हो। मतलब आपकी कौन सी ना कौन सी साइड क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो आप क्या होंगे, आप यहाँ पे पेरिश हो जाओगे, निकल जाओगे, मर जाओगे, या फिर आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसे उन्होंने नाम दिया सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो फिट होगा वही क्या करेगा, सर्वाइव कर सकेगा, और जो फिट होगा, जो सर्वाइव कर सकेगा, उसे नेचर क्या करती है, सिलेक्ट करती है, उसे क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। जिसकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से अडेप्टेशन करेगी उसे नेचर सिलेक्ट करता है, उसकी बॉडी फेवरेबल वेरिएशंस दिखाती है, उसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाएगा, और इसे ही कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज, नया स्पेसीज बनेगा। नया स्पेसीज बनने को उन्होंने नाम दिया था स्पेसिएशन। जो फेवरेबल वेरिएशंस होंगे, फेवरेबल मतलब जो अपने बॉडी में चेंजेस करेंगे, ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ये क्या होंगे, फेवरेबल वेरिएशन क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। मतलब यहाँ से सपोज मैं चली गई डेजर्ट में, वहाँ के मैंने सारे अडेप्टेशन क्या कर लिए, सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन मेरे बॉडी में अडेप्ट कर लिए, तो मेरा आने वाला नेक्स्ट जनरेशन वो क्या करेगा, अपने आप उन कंडीशन को अडेप्ट करेगा, उसका आने वाला नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्या होता है, अपने आप होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सक्सेसिव जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, ये ट्रांसमिशन सक्सेसिव होगा। वो क्या करेंगे, उस एनवायरनमेंट को बेटर क्या कर सकते, अपने पेरेंट्स से अडेप्ट कर सकते। तो ये जो ग्रेजुअल हो रहा है अडेप्टेशन विथ फ्यू न्यू मॉडिफिकेशन, नए मॉडिफिकेशन के साथ, इट फिक्स द लाइफ साइकिल फाइनली गिव राइज टू अ न्यू स्पेसीज। तो ये लाइफ साइकिल क्या करेगी, एक नया स्पेसीज बनाएगी, जिससे कहा जाएगा स्पेशिएशंस। मतलब किसी के पेरेंट्स ने अगर नए जो एडेप्टेशन है उनको अडेप्ट कर लिया, तो उनके आने वाले जो जनरेशन होंगे उसे अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं, उनके नेक्स्ट आने वाले जनरेशन। तो ऐसे क्या होता है, ये नए स्पेसीज क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, स्पेशिएशन कहा जाएगा। तो ये 5 क्या थे, ये 5 थे पॉस्टुलेट्स ऑफ द डार्विनिज्म, या इसे डार्विन्स पॉस्टुलेट्स भी कहा जाता है, मेन 5 पॉस्टुलेट जो हमेशा एग्जाम में आता है। ओके, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हु कॉइन्ड द फ्रेज सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए, हर्बर्ट स्पेंसर कॉइन द फ्रेज सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वही क्या कर सकेगा, सर्वाइव कर सकेगा। लेकिन ये जो डार्विन थे, इन्होंने बहुत सारे एविडेंस भी दिए इस डार्विनिज्म के लिए, जो उनके एजम्पशंस थे उसके लिए, और इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जो इनके ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे थे, थोड़ा सा रॉन्ग दिखा रहे थे, वो भी हमें देखना है। तो चलो देखते हैं, अभी पहले एविडेंस देखेंगे डार्विनिज्म के, फिर ड्रॉबैक्स देखेंगे। एविडेंस देखते हैं डार्विनिज्म के, 2 एविडेंस दिए थे उन्होंने। पहला था इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेकेड जिराफ। तो जिराफ का जो था लॉन्ग नेक है, ये सबको पता है, क्यों है उनका, वो प्लग कर सकते, ईट कर सकते मोर लीव्स फ्रॉम द टॉल ट्रीज, या कुछ क्लाइंबिंग जो होंगे उनसे भी, उड़ी क्लाइंब जो होते हैं उनसे, या फिर ट्रीज में से क्या कर सकते, प्लग कर सकते, मतलब तोड़ के खा सकते, क्या जो लीव्स होंगे वो।
तो जिराफ का ये जो लॉन्ग नेक है ये क्या है, एक एडाप्टेशन है उसका। ये एडाप्टेशन उसमें फिक्स हुआ है इन द लाइफ फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए ये एडाप्टेशन उसका फिक्स हुआ है। आपको पता है ये जिराफ जो होता है उनका जो ये होता है नेक, वो नीचे ऐसे झुक नहीं सकता, जैसे काऊ बफेलो को आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे ऐसे मुँह करके क्या कर सकते हैं, ग्रास को खा सकते हैं, वैसे जिराफ खा नहीं सकते क्योंकि उनके नेक में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने अपने आप नेक को क्या कर लिया, लॉन्ग कर लिया, नीचे नहीं झुक सकते तो क्या हुआ, ऊपर जब थोड़ा सा लॉन्ग करके ट्रीज से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्लांट के लीव्स जो होंगे उनको प्लग करके खा सकते हैं। तो ये अडेप्टेशन आया उनमें फॉर द सर्वाइवल पर्पज़, तो सर्वाइवल के लिए ये अडेप्टेशन आया। तो जो इससे पहले जो साइंटिस्ट थे लैमार्क ने जो कहा था कि ये उनके पेरेंट्स वैसे थे इसलिए उनके बच्चों में आया है, तो वैसा नहीं था, वो क्यों था, अडेप्टेशन की वजह से था, तो वो तो रॉन्ग हो गई थी थ्योरी। तो जो जिराफ होंगे वो क्या होते हैं, बॉर्न टॉल होते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं हीट एरियाज़ में। तो ये जो उनका एडेप्टेशन कैरेक्टर है ये ट्रांसमिट होता है, इनहेरिटेड होता है किन में, उनके ऑफस्प्रिंग में। ओके, तो ये पहला एविडेंस था कि जो जिराफ थे उन्होंने अपना लॉन्ग नेक कर लिया, एक एडेप्टेशन है ये, ताकि अगर वो नेक को नीचे नहीं कर सकते तो लॉन्ग करके क्या कर सकते हैं, प्लांट की लीफ को प्लग करके खा सकते, सर्वाइव कर सकते। तो ये उनका चेंज था फॉर सर्वाइवल पर्पज़। सेकंड एविडेंस है डीडीटी हम देख चुके हैं, हैलोजन डेरिवेटिव में लास्ट पार्ट था जहाँ वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना था। देखो एक बार, हैलोजन डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो डीडीटी रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, अगर मस्कीटो ज़्यादा हो जाए तो डीडीटी का स्प्रे यूज़ करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जो मस्कीटो स्प्रे होते हैं उसमें डीडीटी होता है, एक केमिकल है जो क्या करता है, मस्कीटो जैसे इंसेक्ट को किल करता है। लेकिन ऐसे भी कुछ मस्कीटो होते हैं जिन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये रेजिस्टेंस कर लेते हैं डीडीटी को और सर्वाइव करते इन द साइट ऑफ डीडीटी स्प्रे। मतलब डीडीटी का स्प्रे भी मारो तो कुछ मच्छर मरते नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर लिया है। और ऐसे जो मच्छर होते हैं, जो मस्कीटो होंगे, जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो मोर रेजिस्टेंस वाले ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे पेरेंट्स से भी ज़्यादा उनमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उन पे भी डीडीटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये भी एक एविडेंस दिया था डार्विनिज्म में। जो थर्ड एविडेंस था वो मॉथ के लिए था। ब्लैक कलर के जो पेपर्ड मॉथ होते हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं ग्रेजुअली, और जो नई स्पेसीज होती है वो नए अलग अलग कलर में क्या होती है, डेवलप होती है। तो ये 3 एविडेंस थे डार्विनिज्म के। इन एविडेंस थ्रू उन्होंने क्या किया था, अपने जो एजम्पशन थे उनको प्रूव करने की कोशिश की थी। लेकिन जो डार्विन्स थे उनका डार्विनिज्म थे उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे डार्विनिज्म के, उनको देखते हैं। तो चलो देखते हैं ड्रॉबैक्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डार्विनिज्म। ड्रॉबैक्स तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ये, बहुत बड़ी बात की थी डार्विन्स ने, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर थे जो उन्होंने कंसिडर नहीं किए थे। सबसे पहले ही कंसिडर माइन्यूट फ्लक्चुएशन वेरिएशन एज अ प्रिंसिपल फैक्टर। मतलब छोटा सा छोटा जो होगा फ्लक्चुएशन, छोटा सा छोटा चेंज भी जो होगा, उन्होंने ऐसे मान लिया कि वो क्या है, हेरिडेटरी होता है। मतलब सपोज़ किसी पेरेंट के पास मोल है, मोल पता है आप लोगों को, मोल पता है जो तिल होता है, तो इनका कहना था वो भी क्या होगा, उनके बच्चों में हेरिटेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मोल्स जो होते हैं, तिल जो होते हैं, ये पेरेंट्स से बच्चों में कभी भी हेरिटेट नहीं होते। तो उन्होंने इस फैक्टर को भी पकड़ लिया था कि छोटे से छोटे जो चेंजेस होंगे, माइन्यूट जो फ्लक्चुएशन होंगे वेरिएशन के, उन्होंने उसको प्रिंसिपल फैक्टर मान लिया था। और वो एक्चुअल हेरिटेबल नहीं होते तो उन्होंने उसको इवोल्यूशन का पार्ट बता दिया था, लेकिन वो हेरिटेबल भी नहीं होते और वो इवोल्यूशन का पार्ट नहीं है। सेकंड था ही वॉज डिड नॉट डिस्टिंग्विश द सोमैटिक एंड जर्मिनल सेल। हमारी पूरी बॉडी जो है सोमैटिक सेल से बनती है। सिर्फ हम फीमेल जो होती है, फीमेल का जो एग होता है और जो मेल्स होते हैं उनका जो स्पर्म होता है, मतलब जो भी गैमेट होंगे, गैमेट क्या होंगे, जर्मिनल सेल से बनते हैं हमारे। तो इन्होंने इसे डिस्टिंग्विश ही नहीं किया कि जर्मिनल सेल और सोमैटिक सेल में क्या फ़र्क है, और ये कंसिडर्ड एज अ वेरिएशन आर हेरिडेटरी। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करके उन्होंने क्या है, जो हेरिडेटरी या हेरिटेबल वेरिएशंस जो है उनको कंसिडर नहीं किया। उन्होंने बताया नहीं कि सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल ये जो अलग अलग सेल है। एक्चुअली अगस्त का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ही पता चल गया था
कि जो भी वेरिएशंस इनहेरिटेड होते हैं वो क्यों होते, जर्मिनल सेल की वजह से होते, सोमेटिक सेल की वजह से नहीं होते। उन्होंने वो रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, रैट का जो टेल था उसे कट कर दिया था, 21 जनरेशन तक उन्होंने देखा लेकिन कोई चेंज नहीं आया। तो पता चला कि सोमेटिक सेल का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हेरिडेटरी में, कौन से सेल का पड़ता है, जो जीन्स होते हैं, जर्मिनल सेल होते हैं, उनका इफेक्ट होता है। लेकिन ये जो डार्विन थे वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जो थर्ड था उनका जो ड्रॉबैक था, ही डिड नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अराइवल ऑफ फिटेस्ट को ये क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके साथ साथ नेक्स्ट वाला था, एक्चुअली फोर्थ है यहाँ पे। तो अराइवल ऑफ फिटेस्ट ये क्या कर रहे एक्सप्लेन ना कर पाए। तो अराइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो फिट होगा वही अराइव कर सकता है, वही क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ये क्या है, वो अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए। उन्होंने बताया लेकिन उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने कि जो एनवायरनमेंट में क्या कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है अपने आप को, वो कैसे खुद को क्या करेगा वहाँ पे फिट होगा, वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद ही ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉज, ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस और ओरिजिन जो होते हैं उनका जो वेरिएशन है वो ना एक्सप्लेन कर पाए। एंड ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन पता है जैसे अपेंडिक्स है, विजडम टीथ है, ऐसे जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में, उसको भी वो अच्छे से एक्सप्लेन न कर पाए। और इसके साथ जो एक्सटिंक्टिंग स्पेसीज है, जो स्पेसीज अभी क्या है, जैसे डायनासोर जैसी स्पेसीज है जो अभी निकल गई है, तो ऐसे स्पेसीज क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी वो अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए। नेक्स्ट उनका लास्ट जो था ड्रॉबैक, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन न्यू स्पेसीज जो होते वो फॉर्म होते ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। मतलब क्या करते वो जो होंगे चेंजेस उनको क्या करते, अडेप्ट करते, एक्यूमुलेट करते यूज़फुल वेरिएशन। जो यूज़फुल वेरिएशन होंगे उनको ये वो क्या करते यहाँ पे एक्यूमुलेट करते, मतलब अपने आप में समा लेते। ओके, ये क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था, नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से। अगर ऐसा होता तो देयर शुड बी इंटरमीडिएट फॉर्म, बट मोस्ट ऑफ केसेस इंटरमीडिएट इज़ नॉट फॉर्म। और ये भी अच्छे से क्या है यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया था। ओके, इसके साथ साथ डार्विन ये भी ना एक्सप्लेन कर पाए जो एग्जिस्टेंस था नेचुरल फ्लावर का और जो स्टरिलिटी थी हाइब्रिड फ्लावर की, उसे भी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसे ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है डार्विनिज्म के। इस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, व्हाट आर ड्रॉबैक्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेज अगेंस्ट द डार्विनिज्म। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव थे, तो इनमें से ये जो 5 थे इनमें से कितने आप कोई भी 4 क्या कर सकते हो, लिख सकते हो एग्जाम में 4 मार्क के लिए। नेक्स्ट हमें देखना है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन सब लोगों को पता है, सडन चेंज इन द जीन्स। हमारे जो जीनोटाइप होता है, जेनेटिक जो होता है, उसमें सडन क्या होता है, चेंज होता है, उसे क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। जो म्यूटेशन थ्योरी थी 1901 में एक साइंटिस्ट ने क्या की थी, इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, हु प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी। ओके, तो जो म्यूटेशन थ्योरी थी वॉज प्रपोज बाय द ह्यूगो डी व्रेज इन 1901 आफ्टर द रिकवरी ऑफ द मेंडल्स वर्क। जब मेंडल्स के वर्क पे रिकवर हुआ उसके बाद इन्होंने इस थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया। ही प्रपोज द थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ द प्लांट। एक प्लांट यूज़ किया था उन्होंने, इसे कहा जाता है इवेनिंग प्राइमरोज। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे येलो फ्लावर वाला प्लांट है ये। तो देखो ये प्लांट है वो येलो फ्लावर वाला, इसे कहा जाता है इवेनिंग प्राइमरोज। तो इसमें उनको क्या ऑब्जर्वेशन देखे वो देखते हैं, चलो। ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स। इसके जो मोस्ट ऑफ क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग जो होंगे, मतलब इस प्लांट के जो नए प्लांट्स बनेंगे उसे हम ऑफस्प्रिंग कहेंगे। ऑफस्प्रिंग मतलब जिन इनका जो होंगे चाइल्ड्स वो, तो ऑफस्प्रिंग क्या होंगे इनके, रिसेंबल द कैरेक्टर्स लाइक पेरेंट। मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, पेरेंट जैसे होंगे। सबके क्या नहीं, ऐसे कुछ ऑफस्प्रिंग थे, सम ऑफस्प्रिंग, उनके सारे कैरेक्टर्स क्या थे, पेरेंट से रिसेंबल थे, मतलब आइडेंटिकल थे पेरेंट से। ओके, उन्होंने बहुत सारे वैरायटी पे क्या किया, काम किया, और उन्हें पता चला कि सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स रिसेंबल देयर पेरेंट्स इन मेनी कैरेक्टर। ओके, ये पहला ऑब्जर्वेशन था उनका। सेकंड ऑब्जर्वेशन उनको मिला, सम ऑफस्प्रिंग शोज द अपीयरेंस ऑफ सडन और स्पॉन्टेनियस वेरिएशन। कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें क्या आए, वेरिएशंस आए, सडन एंड द स्पॉन्टेनियस वेरिएशंस आए, जो क्लियरली क्या है उनके फिनोटाइप में दिख रहा था, मतलब बाहर के बॉडी से ही दिख रहा था। फिनोटाइप मतलब क्या होता है,
फिनोटाइप जीनोटाइप हम सब कुछ देख चुके हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जीन्स में प्रेजेंट होना। तो उनके फिनोटाइप में ये क्या हो रहा था, ये एक्सप्रेस हो रहा था, वेरिएशंस आ रहे। कुछ पेरेंट जैसे क्या थे, आइडेंटिकल थे पेरेंट जैसे, और कुछ में क्या आ रहा था, वेरिएशन आ रहा था। ओके, उसे फिनोटाइप में मतलब फिनोटाइप एक्सप्रेशन में उनके वेरिएशन आ रहा था, वो पेरेंट से एग्जैक्टली क्या है, डिफरेंट दिख रहे थे। दिस सडन वेरिएशन वेयर कॉल्ड द म्यूटेशन और डिसकंटिन्यूएशन वेरिएशन। तो इसे उन्होंने क्या नाम दिया, इसे उन्होंने कहा ये हुआ है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन आने चाहिए थे एक्चुअल, उसमें क्या हो चुका है, डिसकंटिन्यूएशन हो चुका है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग, ये जो फिनोटाइप चेंज होता है, ये कभी कभी डायरेक्ट नहीं होता है। कभी क्या होता है, सपोज आपके ग्रैंडफादर थे, मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर लिख रही हूँ, उनमें से आपके फादर बने, उस फादर में से आप बने, सेल्फ लिख रही हूँ मैं, उनसे आपके जो होंगे नेक्स्ट जनरेशन वो बना। तो बेबी हो सकता है इस जनरेशन से वो वेरिएशन यहाँ ना आए, इस जनरेशन से यहाँ आए, इस जनरेशन से यहाँ आए, ऐसा भी डायरेक्टली हो सकता है। मतलब ये क्या होगी, डिसकंटिन्यूएशन प्रोसेस होती है, कौन सी, म्यूटेशन की। ओके, तो ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा था, ऐसा किसने कहा, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा, ह्यूगो नाम था उनका, उन्होंने। द वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस वैरायटी एंड नॉट नॉर्मल प्लांट। जो ये वेरिएशन प्लांट होते, ये जो होते जिनके फिनोटाइप में वेरिएशन आता है, वो क्या करते, वैरायटी ऑफ प्लांट को क्या है, वेरिएशन वाले प्लांट को क्या है, इनके जो हो गया नेक्स्ट वाले वैरायटी वाले होंगे, कोई भी इनमें से नॉर्मल नहीं हो सकता, कोई भी नॉर्मल प्लांट नहीं होगा इनका। ओके, दीज चेंजेस वेयर इनहेरिटेबल। ये चेंजेस जो होते इनहेरिटेबल होते। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सम वेरिएशंस ऑल्सो प्रोड्यूस मोर वेरिएशंस। तो ये इन्होंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि कुछ सम वेरिएंट्स जो होंगे जिनमें वेरिएशन आ रहे हैं उनको वेरिएंट कहते हैं, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी दिखा रहे हैं। ही नोटेड दैट सडन चेंज आर इनहेरिटेबल एंड इट इज़ ही प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी। तो उन्होंने ये सारा पहले देख लिया कि ऐसा हो रहा है, फिर इसके बेस पे उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया। तो ये आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि उन्होंने एक प्लांट लिया, उसका नाम था इवेनिंग प्राइमरोज, जिसके येलो कलर के फ्लावर होते हैं। उस प्लांट पे उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, उस प्लांट के बहुत सारे उन्होंने क्या किए, प्रोडक्शन किए, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे। तो उस पे से उनको कंक्लूजन मिला कि कुछ ऑफस्प्रिंग क्या थे, आइडेंटिकल थे, रिसेंबल थे उनके पेरेंट के कैरेक्टर, और कुछ में क्या आ रहा था, वेरिएशन आ रहा था। उनको लगा कि वेरिएशन किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। वेरिएशन कैसा था, प्लांट और जो प्लांट और वो जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनके फिनोटाइप एक्सप्रेशन में क्या था, डिफरेंट था। ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, और इसी के बेस पे उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, उसका नाम था म्यूटेशन थ्योरी। तो हमेशा एग्जाम में म्यूटेशन थ्योरी आती है, उसके बिहाइंड का ये जो है बिहाइंड द सीन जो होता है वो नहीं आता है। तो म्यूटेशन थ्योरी पे हमेशा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। तो चलो फीचर्स देखते हैं म्यूटेशन थ्योरी के। तो चलो देखते हैं फीचर्स ऑफ द म्यूटेशन थ्योरी। तो मेन फीचर्स ये थे म्यूटेशन थ्योरी की। पहला था, म्यूटेशन आर लार्ज, सडन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। लार्ज होगा, सडन होगा और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होगा, किसमें, पॉपुलेशन में। तो लार्ज मतलब कि अगर 100% यहाँ पे पॉपुलेशन है तो 100% में 20% लोगों में क्या होता है, यहाँ पे म्यूटेशन होता है। सडन मतलब सडन चेंज होगा जीन्स में, ये तो हमें पता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये म्यूटेशन की वजह से होने वाले चेंजेस, वेरिएशन इनहेरिट नहीं होंगे। ओके, ये चेंजेस इनहेरिटेबल है बट जनरेशन टू जनरेशन नहीं है। मतलब सपोज ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो हो सकता है ए से डायरेक्ट सी में चले जाए, या फिर बी से डी में चले जाए, या बी से नेक्स्ट जनरेशन में चले जाए। ऐसे कंटिन्यू नहीं होंगे, ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए। ऐसे ये जो होंगे म्यूटेशन के इनहेरिटेंस, वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। दीज चेंजेस आर इनहेरिटेबल। यस, ये इनहेरिटेबल होंगे, मतलब आपके कितने भी पुराने पूर्वज क्यों ना हो, उनमें अगर कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम था या उनमें कोई म्यूटेशन प्रॉब्लम था तो आप में अभी आने के चांसेस है उसका। मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, कितने भी जनरेशन का गैप पड़ के वो वापस आ सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इनहेरिटेबल।
ये इनहेरिटेबल है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या होने वाले, ट्रांसमिट होने वाले, लेकिन कंटिन्यूशन में ट्रांसमिट नहीं होंगे। इससे अगले वाले जनरेशन में गए, अगले से अगले वाले जनरेशन में गए, अगले से अगले, ऐसा कंटिन्यूटी नहीं होगा। वो में भी हो सकता है फर्स्ट जनरेशन से डायरेक्ट सेवन्थ में, या सिक्स जनरेशन से डायरेक्ट नाइन्थ में, ऐसे भी हो सकता है। बट दे आर इनहेरिटेबल, ट्रांसमिट ज़रूर होंगे। नेक्स्ट है म्यूटेशन में भी यूज़फुल और हार्मफुल, दोनों टाइप का म्यूटेशन होता है। यूज़फुल भी हो सकता है, हार्मफुल्स। जो मैंने आप लोगों को एक डिसीज़ बताया था लास्ट जो चैप्टर था उसमें, क्लेनफिल्टर जो डिसीज़ था, तो उसके वजह से क्या होता था कि जो मेल थे वो उनमें फीमेल के कैरेक्टर भी आ जाते थे और वो स्टराइल बन जाते थे। तो अगर ऐसा म्यूटेशन की वजह से होने वाला डिसीज़ था, वो डिसीज़ ने एक्चुअली वो हेरिडेटरी चेंजेस है, तो वो हार्मफुल है, क्योंकि वो स्पेसिस जो है स्टराइल बन जाता है और वहीं पे वो स्पेसिस ख़त्म होता है, मतलब उसका कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं आता क्योंकि वो स्टराइल है। तो ये हार्मफुल हो गया। यूज़फुल क्या हो सकता है, जो यूज़फुल होते हैं उसको नेचर क्या करता है, खुद सिलेक्ट करता है, मतलब वो क्या होंगे, जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे, यूज़फुल म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे। नेक्स्ट जो था फीचर, म्यूटेशन प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो हमें पता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, हम देख चुके हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसके लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल ये म्यूटेशन प्रोसेस क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ओके, याद है हमने देखा था ऑर्गेनिक क्या था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हमने डार्विन्स की इसमें ही देखा था कि जो ऑर्गेनिक वेरिएशंस होते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल ये प्रोवाइड करेगा, मतलब जो होंगे मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, न्यूट्रिएंट, बिहेवियरल चेंजेस जो होंगे उसके लिए। सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ दिस म्यूटेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट लीड्स द ओरिजिन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेसीज। अगर ये जो है म्यूटेशन ये एक्यूमुलेट होता रहा हमारे जीन्स में और टाइम पीरियड, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड चला गया, तो ये क्या करेंगे, ये ओरिजिनेट होके इस्टेब्लिश करेंगे एक नए स्पीसीज़ को, ये नए स्पीसीज़ को क्या कर सकते, बना सकते। हार्मफुल म्यूटेशन में परसिस्ट और गेट इलिमिनेटेड बाय द नेचर। जो हार्मफुल म्यूटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप नामशेष हो जाते हैं, वो या इसे नेचर क्या कर देता है, इलिमिनेट कर देता है। जैसे कि मैंने क्लेनफिल्टर का बताया कि वो स्टराइल होते हैं तो उनका आगे का जनरेशन नहीं आएगा, तो नेचर ने उनको खुद क्या कर दिया, इलिमिनेट कर दिया, वो अपने आप क्या हो गए, परसिस्ट हो गए। तो ये कुछ क्या थे, एविडेंस, सॉरी ये कुछ फीचर्स थे किसके, जो म्यूटेशन थ्योरी थी ह्यूगो की, उसके कुछ एविडेंसेस थे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, राइट द ऑब्जेक्टिव टू म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो। तो ह्यूगो की जो म्यूटेशन थ्योरी थी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमें लिखने पड़ते हैं। तो चलो ऑब्जेक्टिव क्या थे उनके वो भी देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहला है, द लार्ज एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ऑब्जर्व बाय ह्यूगो वेयर एक्चुअली ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। ये क्यों हो रहा था, जो चेंज था लार्ज और डिसकंटिन्यूअस, वो क्रोमोसोम की वजह से था, क्योंकि जीन में जो म्यूटेशन होता है यूजुअली ब्रिंग अबाउट द माइनर चेंज। तो ये माइनर चेंज क्या करता है, लाता है, जीन का जो म्यूटेशन होता है वो जो दिख रहे थे चेंजेस वो क्यों थे, क्रोमोसोमल की वजह से होते। सेकंड है, रेट ऑफ द म्यूटेशन इज़ वेरी स्लो एज कम्पेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को जितना रेट चाहिए चेंजेस का, म्यूटेशन का जीन्स में, उससे ये म्यूटेशन का चेंज क्या था, बहुत ही कम था, बहुत ही स्लो था। और थर्ड था, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन हैव लिटल सिग्निफिकेंट इन इवोल्यूशन एज दे आर क्वाइट अनस्टेबल। जो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन थे, क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें, उसमें क्या आते हैं, सिग्निफिकेंट क्या आते हैं, चेंजेस, बहुत लिटल चेंजेस होते हैं इवोल्यूशन में, क्योंकि क्या है वो क्वाइट अनस्टेबल होते हैं, ये जो होते हैं क्वाइट अनस्टेबल। तो ये तीन क्या थे, ये तीन ऑब्जेक्टिव थे म्यूटेशन थ्योरी की। ये क्वेश्चन भी कभी कभी 2 मार्क के लिए आता है। तो चलो एक बार डार्विनिज्म और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है वो भी जान लेते हैं। ये जो डार्विनिज्म था ये बेस्ड था ऑन नेचुरल सिलेक्शन। किस पे बेस्ड था, नेचुरल सिलेक्शन। जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे अडेप्टेशन करते और उसे नेचर कैसे सिलेक्ट करता है उस पर डिपेंड था। और ये जो थ्योरी थी ये किस पे डिपेंड थी, ये थ्योरी डिपेंड थी म्यूटेशन पे, सडन चेंज इन जीन, उस पर डिपेंड थी ये थ्योरी। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा है, इसे प्रपोज किया था चार्ल्स डार्विन ने, इसे प्रपोज किया था ह्यूगो ने। ये 2 सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, चार्ल्स डार्विन और यहाँ पे ह्यूगो ने क्या किया था, इसे प्रपोज किया था। ओके, थर्ड पॉइंट हो गया,
इट प्रपोज दैट माइनर वेरिएशन कॉज इवोल्यूशन विच आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो यहाँ पे क्या है, इनका कहना था कि जो माइनर वेरिएशन होंगे उसकी वजह से इवोल्यूशन में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। वो चेंजेस भी क्या होंगे, स्मॉल होंगे और डायरेक्शनल होंगे, मतलब वो रिवर्स नहीं हो सकते एक बार हुई हुई चेंजेस। अगर कोई स्पेसीज चेंज हो गया तो वापस पहले जैसा नहीं बन सकता, तो डायरेक्शनल होंगे। इस थ्योरी का क्या कहना था, प्रपोज दैट लार्ज म्यूटेशन कॉज द इवोल्यूशन विच आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज जब म्यूटेशन होता है तब क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो सकता है, इवोल्यूशन में चेंजेस हो सकता है, वो भी रैंडम होता है, जनरेशन टू जनरेशन नहीं होगा। और ये क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है। ऐसे कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पेरेंट्स में वो प्रॉब्लम है तो उसके बच्चे में वो आएंगे ही, ऐसा नहीं हो सकता, तो डायरेक्शनल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज प्रपोज ऑन द बेस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद थे जो थी प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर, उसके बाद था स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ सिलेक्शन, ओरिजिन, स्पेसीज एंड द ऑर्गेनिक वेरिएशन। इस पे बेस्ड थी ये थेरी। इट वाज प्रपोज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑफ 7 जनरेशन ऑफ प्लांट। 7 जनरेशन इन्होंने देखे थे उस प्लांट के, जिसका नाम था इवेनिंग प्राइमरोज। येलो कलर का जो फ्रूट वाला फ्लावर वाला जो प्लांट था, उसके 7 जनरेशन पे इन्होंने काम किया। और इन्होंने बहुत साल तक काम किया था अलग अलग स्पेसीज पे, और इनके 5 क्या थे, जो थे पोस्टुलेट्स थे। ओके, तो ये थे बच्चों 2 थेरी, म्यूटेशन थेरी एंड डार्विनिज्म। पूरा डिटेल में हमने देख लिया है। वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करके देखिए। ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो जो हमने अभी तक चैप्टर देखे उसके हिसाब से थोड़ा सा इजी भी है, और बहुत सारा आप लोगों का 10th में हो चुका है। तो खुद से नोट्स बनाइए, खुद का ख्याल रखिए, पढ़िए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।